Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs IAS. I hope everyone is doing well. So today is 30th April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduvers IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो इन फ्रंट पेज आप देखेंगे ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए. यहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बातचीत हो रही है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. नाउ हम एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आते हैं. यहाँ पर हमारा पहला आर्टिकल है द ईवीएम वीवीपैट केस जजमेंट इज डिसअपॉइंटिंग. अब आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वेरियस पिटिशंस फाइल की गई थी रिगार्डिंग द ईवीएम एंड वीवीपैट. ईवीएम क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. और वीवीपैट की बात करते हैं. सो वीवीपैट इज वोटर वेरिफिकेशन ऑफ, जो आपका वोटर वेरिफिकेशन होता है ना, उसकी एक स्लिप होती है. सो इसमें यहाँ पर पिटिशंस क्या फाइल की गई थी. सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे कंसर्न्स थे पिटिशनर्स के. पहला कंसर्न ये था कि ईवीएम मशीन को क्या किया जा सकता है, आपका हैक किया जा सकता है. आप जब वोट डालने गए होंगे आप लोगों ने एक मशीन देखी होगी जिसमें वो इस तरीके की मशीन होती है. यहाँ पे कैंडिडेट्स के नेम होते हैं और यहाँ पर आपको वो जो उसका बटन होता है वो प्रेस करना होता है. सो उन्होंने ये कहा, पिटिशनर्स का कहना ये था कि ईवीएम मशीन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और कोई भी ऐसी जो मशीन होती है उसको हैक करना इज नॉट अ बिग टास्क. तो ईवीएम को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है. पहली चीज तो ये बात की गई. सेकेंड, इसमें ये कहा गया जो वीवीपैट है, ठीक है, ये जो वीवीपैट है इसमें भी क्या है, आपका वीवीपैट और ईवीएम को साथ में रखा जाता है. ये 2014 से आपका स्टार्ट हुआ है वीवीपैट को साथ में रखना. वीवीपैट में एक्चुअली होता ही है कि फॉर एग्जांपल आपने, हम इसका पिक्चर देखते हैं आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा उसके बेसिस पर. ओके, ये है हमारी वोटिंग मशीन ईवीएम और ये है वीवीपैट. ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंडिडेट को यहाँ पर अपना वोट दिया तो मैंने इस बटन को यहाँ पे प्रेस किया, मैंने इसको प्रेस किया. अब इस वीवीपैट पर क्या होगा, एक स्लिप आएगी आपके सामने. ये इतनी बड़ी स्लिप होती है, उसमें यहाँ पे नंबर होता है, कैंडिडेट की फोटो होती है, कैंडिडेट का सिंबल होता है और कैंडिडेट का नेम होता है. ये स्लिप आपको यहाँ पर फॉर द 7 सेकेंड्स के लिए शो होगी और उसके बाद ये बॉक्स में ड्रॉप हो जाएगी. अब यहाँ पर पिटिशनर्स का कंसर्न ये था कि ठीक है हमने यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन क्या वीवीपैट में जो स्लिप यहाँ पर ड्रॉप हुई है और जिस भी कैंडिडेट को हमने यहाँ पे वोटिंग किया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. इसके लिए यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करते हैं यहाँ पर कि कोई भी रैंडमली 5 डिस्ट्रिक्ट से, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 प्लेसेस से वो क्या करते हैं, मतलब आप मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से 5 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो उनकी वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन लिया और उन्होंने जो आपके, ये हम क्या कह रहे हैं, जो वोट डाला है कैंडिडेट उसको मैच करते हैं कि कितने यहाँ पर आते हैं. फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट को यहाँ पर टोटल ईवीएम में 10 वोट्स हैं और ईवीएम मशीन में इस वीवीपैट में हम चेक करेंगे क्या उस कैंडिडेट को 10 यहाँ पर वोट्स मिले हैं या नहीं मिले. तो उसकी 10 स्लिप्स होंगी यहाँ पर. अगर 10 लोगों ने यहाँ पर इसको वोट दिया है, यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है, सो 10 यहाँ पे स्लिप्स भी होनी चाहिए. तो इस तरीके से यहाँ पे मैचिंग की जा रही है. तो पिटिशनर्स की डिमांड ये थी कि आप ये जो 5-10 ईवीएम मशीन और वीवीपैट का मैचिंग कर रहे हैं इसके प्लेस पर आप 100% यहाँ पर क्या करिए, मैचिंग करिए. मतलब कि जितने भी वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर जगह यहाँ पर ये होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि आपने 1-2 प्लेस पर कर लिया तो ओके फाइन इट इज, नहीं, हमें यहाँ पर पूरा 100% चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है इस पे बात करते हैं. ठीक है, ईवीएम, पहली बात ईवीएम जो हैक होने की बात की जा रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है. यहाँ पर उन्होंने ओपनली चैलेंज किया कि आप आके दिखाइए कि आप ईवीएम मशीन को हैक कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है आपका पूरा टोटली डिफरेंट है. सो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये हुआ पूरा आपका क्लियर. अब ये बात की गई वीवीपैट को और ईवीएम मशीन में जो वोट्स हैं उसको मैच करने की. सो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि ये कहा कि 100% अगर हम करने जाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा रिसोर्स बहुत ज़्यादा जाएगा. इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग. हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम क्या कर सकें कि इसको मतलब काउंटिंग ही करते रह जाएं. इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट बैलेट सिस्टम ही ले आए.
क्योंकि बैलेट सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टली हम पूछते हैं ना कि आपने किसको वोट किया, किसको वोट नहीं किया। सो ये सारी चीजें हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए मे बी आपने देखा होगा कभी कभी मिसमैच हो गया, आप देखिए मिसमैच हो सकता है। रीजंस बिहाइंड इलेक्शन कमिश्नर्स क्लेम, द इलेक्शन ECI हैज क्लेम दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ मिसमैच बिटवीन द EVM काउंट एंड वीवीपैट काउंट इन ऑल दीज ईयर्स। अब तक के हम लास्ट 2014 से हम वीवीपैट का यूज कर रहे हैं और हमने लास्ट इन ऑल दीज ईयर्स में हमने ये देखा कि EVM का जो काउंट और वीवीपैट के जो काउंट में कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। लीविंग असाइड द फैक्ट दैट दिस इज नॉट ट्रू, देयर कुड बी three possible reason for very few mismatch. The EVMs are in fine fatal, the prescribed sample size is enormous and fails to detect defective EVM most of the time. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ रीजन दिए कि हाँ कहीं कहीं पर मिसमैच हो सकता है कि EVM जो है वो फाइन फैटल हो सकता है, या फिर जो साइज है वो सैंपल साइज है वो डिफेक्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से मिसमैच हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज द लास्ट वन, बोथ. So the ECI and the Supreme Court cannot proclaim all is well with the present egregiously wrong sample size opaque audit protocol. तो इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है एंड सुप्रीम कोर्ट ये क्लेम नहीं कर सकते कि सारी चीजें वेल है, ऑल इज नॉट वेल हियर। ओके, सो अब यहाँ पर ये कहा, अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए ज्यादातर जो इंस्टेंसेस आए हैं, हमने जो सारी चीजें डिटेक्ट की हैं उसमें 99 से लेकर 99.9% हमें मिसमैच मतलब कि पूरा मैच होता हुआ नजर आया। अगर 1% और 0.1% भी अगर यहाँ पर डिफेक्ट है तो जो हम मेजोरिटी की तरफ यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये उनका कहना ये है कि जो मिसमैच जो डिटेक्ट भी अगर होता है तो एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी कितनी है आपकी 99% है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे ना इन कंपैरिजन। तो हम 1% को हम क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्यों प्रेफरेंस दें, तो इसमें ये कहना है। थर्ड इसमें हम बात करते हैं किसकी, अब हमने EVM की बात कर ली, वीवीपैट की बात कर ली, और थर्ड यहाँ पर टॉपिक आ जाता है आपका नोटा का, कि नोटा को क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि नोटा को कोई भी मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नोटा की देयर इज नो वैल्यू इन इंडिया। नोटा का कोई भी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल यहाँ पर 100 वोट कास्ट हुए हैं और उस 100 वोट में से फॉर एग्जांपल 90 जो वोट्स हैं वो नोटा को गए हैं, ओके, और जो 10 वोट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर गए, तो यहाँ पर जो 90 वोट्स हैं इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बस ये है कि आपने अपना वोट कास्ट किया है, अपने आपका जो राइट था, राइट टू वोट, उसको यहाँ पर आपने पूरी तरीके से यूज किया है। तो यहाँ पर जो 10 वोट हैं आपके, उनको मेनली काउंट किया जाएगा कि हाँ ये जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास गया होगा उसे विनर पार्टी यहाँ पर बता दिया जाएगा। सो इसमें डिमांड हो रही थी कि नोटा को क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, इसे भी काउंट करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम नोटा को कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, कई बार लोग इंडिया में फिर क्या करना होगा, अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तो हमें री इलेक्शन कराने होंगे, है ना। और री इलेक्शन होना इतना ज्यादा, मतलब कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और इतनी वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर फिर से री इलेक्शन कराना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यहाँ पे वेस्टेज होगा। दूसरी चीज, कई बार लोग यहाँ पर नोटा को एज अ मजाक में भी यूज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे फिर से री इलेक्शन हो जाएगा। सो ये कुछ कंसर्न्स है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया में कितनी ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस है ना। वी ऑल आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर हम कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर जहां पर वोट करते हैं, तो आप समझिए नोटा को अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी तो फिर आगे क्या होगा। सो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है। सो आई होप आपको अब ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम वीवीपैट के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज दिस वीवीपैट? सो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ओके, इस पे आपको एक पेपर स्लिप आती है। सो वीवीपैट इज इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन अटैच टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये किससे अटैच होती है? आपकी EVM से अटैच होती है। दैट अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। ये क्या करता है, आपका जो वीवीपैट है उसमें हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हमने, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ये XYZ पार्टी को यहाँ पर वोट दिया है अपना, तो ये उसी पार्टी के पास गया है। एज सुन एज द वोटर प्रेसेस द बटन ऑन EVM, द वीवीपैट मशीन प्रिंट्स द स्लिप दैट कंटेन्स द नेम एंड सिंबल ऑफ द पार्टी दे हैव वोटेड फॉर अराउंड 7 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम EVM मशीन का जो बटन प्रेस करते हैं, वो
और उसमें क्या होता है, वीवीपैट मशीन में उस पार्टी का जिस भी पार्टी को हमने मतलब वोट किया है, जिस भी कैंडिडेट को हमने वोट किया है, उसका सिंबल, नेम, उसका नंबर और उसका नेम यहाँ पर आता है और 7 सेकेंड्स के लिए हमें शो करता है. सो वीवीपैट मशीन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द लोकसभा 2014 के इलेक्शन में इसका पहली बार यूज किया गया था. ओके, देन वीवीपैट मशीन कैन बी एक्सेस बाय पोलिंग ऑफिसर्स ओनली, और इसका जो एक्सेस है सिर्फ जो पोलिंग ऑफिसर्स है वही कर सकते हैं. ओके, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं. इफ ईवीएम इज हैक द सिस्टम शुड इंश्योर दैट ओनली इन केस ऑफ हैकिंग देयर इज अ पेपर ट्रेल. अगर फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि ईवीएम हैक भी हो गया तो हमारे पास वीवीपैट रहेगा. वीवीपैट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं. और आपके पास यहाँ पर एक तरीके से सेकंड ऑप्शन है कि हाँ, हमारे पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर अगर केस हैकिंग का केस भी अगर आता है. सो वीवीपैट विल बेनिफिट एवरीवन बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू नो देयर वोट. वीवीपैट क्या करता है, यहाँ पर हम सबको बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना वोट तो कास्ट कर दिया, अब क्या ये वोट उसी पार्टी के पास गया है या नहीं गया है, तो हमें ये जानने का राइट है ना. इट इज right to know that our vote has been gone to that respective party. So further it would help to reduce the chances of electoral fraud and rigging. It will also reduce stress on voters and at the time of voting who need to be tensed over electoral fraud and rigging. Okay, so VVPAT system give confidence to the electoral that very vote is counted and it eliminates any chances of tampering with EVM votes. Okay, so I hope this article is clear to you. Okay, now the next one is courts nudges on hospital charges a reform opportunity. Okay, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. Okay, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किससे, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी किस रिगार्डिंग. यहाँ पर जो कंसर्न ये था कि हॉस्पिटल्स की बात करते हैं. एक होता है आपका पब्लिक हॉस्पिटल और दूसरा हुआ आपका प्राइवेट हॉस्पिटल. सो प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पर डिलीवरी के लिए जाना है, डिलीवरी है ना, किसी यहाँ पर प्रेगनेंसी का केस है और डिलीवरी के लिए जाना है. अब वो पब्लिक हॉस्पिटल में बात करते हैं. देखिए केस क्या है, डिलीवरी का है, पब्लिक हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, और दूसरे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको वेरियस टाइप्स के मिल जाएंगे. ठीक है, उसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो चार्ज होता है ना, इसका जो कॉस्ट होता है डिलीवरी का, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है, ए में इसका कुछ अलग चार्ज है, बी में कुछ अलग चार्ज है और सी में कुछ अलग चार्जेस हैं. तीनों में यहाँ पर अलग अलग चार्जेस हैं. ठीक है, ए में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जो बेड चार्जेस हैं, सर्विसेज हैं, डॉक्टर का जो चार्ज है, वो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो डिफर कर सकता है. बट तीनों जगह पर अगर हम बात करते हैं, केस तो किसका है, डिलीवरी का है, तो तीनों जगह यहाँ पर डिलीवरी का जब केस है तो उसमें जो डिलीवरी का जो सर्जिकल चार्ज है वो तो आपका सेम होना चाहिए. इट शुड बी सेम, राइट. तो इसमें यहाँ पर यही पिटीशन फाइल की गई थी कि, और इसी के चलते गवर्नमेंट को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइंड अ वेज टू रेगुलेट द रेट्स ऑफ हॉस्पिटल प्रोसीजर इन द प्राइवेट सेक्टर. कि प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली, अब देखिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं. क्यों जाते हैं, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है. कुछ लोग तो जानबूझकर जाते हैं क्योंकि जिनके पास पैसा है तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं क्योंकि वहाँ की सर्विस वगैरह है और वहाँ पर काम जो होता है वो जल्दी होता है इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड पब्लिक हॉस्पिटल. सो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं. बट कुछ लोगों की यहाँ पर मजबूरी हो जाती है, उन्हें यहाँ पर जाना पड़ता है. क्यों, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है इतना. क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली बात तो इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती, मतलब इन द सेंस एक्सेसिबल, उनको लंबी लंबी लाइन्स में लगना पड़ता है जिसकी वजह से उनको लेट हो जाता है, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सरे हुआ, अब वो किसी का हाथ पैर टूटा हो, किसी की बोन से यहाँ पे फ्रैक्चर हुई हो, उसका एक्सरे हुआ, अब वो एक्सरे की रिपोर्ट आ रही 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तब तक उस इंसान का क्या, उस पर्सन का क्या हो, है ना. सो ये सारे कुछ कंसर्न्स होते हैं, केसेस होते हैं जिसकी वजह से पीपल प्रेफर टू गो इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जल्दी हो जाती हैं. ओके, सो इसलिए लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर 2 चीज़ें. जो यहाँ पर रिच लोग हैं तो ठीक है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने दे दिया. हम बात करते हैं किसकी, जो लोअर क्लास के लोग हैं. लोअर क्लास के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, वेरियस स्कीम लेकर आई है जिसके तहत उनको इंश्योरेंस मिल जाता है. और जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो लोअर कास्ट मतलब कि लोअर आपके कह सकते हैं ना लाइन में आते हैं, उनको यहाँ पर इंश्योरेंस मिल गया, उनको प्रॉफिट हो गया. अब बचते हैं कौन, मिडिल क्लास.
ठीक है। अब कौन आ जाता है बीच में? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ना तो यहाँ पर रह जाते हैं ना पे इधर, वो बीच में फंसे हुए हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, आउट ऑफ पॉकेट जो उनका एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो ये जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पर इग्नोरेंस में आ जाती है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, टू फाइंड वेज टू रेगुलेट द रेट्स ऑफ द हॉस्पिटल प्रोसीजर्स। मतलब हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर का यहाँ पर सर्जरी हो रही है, ब्रेन सर्जरी हो रही है, हार्ट सर्जरी हो रही है, तो उसका रेट एटलीस्ट सेम हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, सर्जरी के जो चार्जेस हैं वो सेम होने चाहिए। अब और जो उनकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स की जो फीस है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट जो सर्जरी की जो चार्जेस हैं दैट शुड बी अ सेम ना। तो ये यहाँ पर कंसर्न्स रेस किया गया। तो देखिए, द कॉस्ट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम यूजिंग द प्रोसीजर कॉस्ट ऑफ कैटरेक्ट सर्जरीज दैट कॉस्ट ओनली अराउंड 10,000 इन गवर्नमेंट सेटअप। अगर हम बात करते हैं कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, गवर्नमेंट उस सेक्टर में, तो उसका सिर्फ खर्चा आपको कितना आएगा, 10,000 तक का आएगा। लेकिन सेम प्रोसीजर के लिए आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें 30 to 1,40,000 तक का पूरा आपका खर्चा चला जाता है। सो इट इन्वोक रूल 9 ऑफ द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, ऑफ विच क्लॉज 2 रिक्वायर दैट क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट शैल चार्ज द रेट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर एंड सर्विसेज विद इन द रेंज ऑफ रेट डिटरमाइन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए क्या, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास रूल्स नहीं है, तो रूल्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे रूल 9 ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 है। इट सेज, इसका जो क्लॉज 2 है, इट सेज कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में अगर कोई भी आपका कोई भी प्रोसीजर है एंड सर्विसेज जो चार्जेस रेंजेस होते हैं वो डिटरमाइन होंगे किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द टाइम टू टाइम। तो द कोर्ट रूल दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट्स एज इंटरिम measures if the government failed to find ways to regulate rates. Okay, so in India, care delivery of predominantly through private प्रोवाइडर विल मार्केट डिटरमाइन प्राइजेस। तो यहाँ पर अब क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो मार्केट है वो डिटरमाइन करता है इसका क्या प्राइस होगा। हम किसी एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा है, दूसरे में जा रहे हैं तो उसमें उसका डबल खर्चा आ रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाए। तो हमें एक बेंचमार्क प्राइसिंग करनी होगी। हम क्या कर सकते हैं, एक कैप लगा सकते हैं, है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन सर्जरी हो रही है तो उस ब्रेन सर्जरी में कितना यहाँ पर प्राइस लगना चाहिए, उसमें हमने एक कैप फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें वन पोटेंशियल सॉल्यूशन, यार्डिक्स कॉम्पिटिशन involves regulatory authorities setting benchmark prices based on market observation. However, this approach faced challenges in India due to diverse patients profile, unreliable price data, and a weak regulatory framework relying solely on competition from government hospitals in insufficient due to long wait times। और यहाँ पर हमने देखा कि जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन गैप हो जाती है, क्वालिटी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कहाँ जाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। सो वीक इम्प्लीमेंटेशन भी है। अब देखिए हमारे पास रूल्स तो हैं, रेगुलेशंस तो हैं, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज़ नॉट प्रॉपरली बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर आपका यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें हिंड्रेंस देखने को मिलती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का जो पेमेंट लेवल है वो कितना ज़्यादा आपका इंक्रीज होता है और जो पूरा बर्डन होता है। और दूसरी चीज़, अब यहीं से आप लिंक कर लीजिए किसका, इंश्योरेंस का। ठीक है, अब देखिए आने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी होगी, ओल्ड पॉपुलेशन। आज हम यहाँ पर 20 साल के हैं, 24 साल के हैं, 30 साल के हैं, आने वाले टाइम पर हमारी भी एज यहाँ पे बढ़ेगी, हम 60 में पहुँचेंगे, 70 में पहुँचेंगे। ओके, जिसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। हेल्थ इश्यूज़ आएंगे तो हमें डॉक्टर्स की ज़्यादा डिमांड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड होगी। अब हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आ रहे हैं, अब सबके पास एक जैसा पैसा तो है नहीं, राइट, तो उनको क्या करना होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होगा। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इंश्योरेंस आ जाता है, कई बार कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस के बारे में दे आर नॉट अवेयर ऑफ इंश्योरेंस, और अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयर भी हैं तो कई बार क्या होती है, कंपनीज जब वो उसे क्लेम करने जाते हैं तो कंपनीज यहाँ पे उन्हें मना भी कर देती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी। तो दैट इज़ डिफरेंट टोटल, मतलब कि ये तो अलग इशू हो जाता है। बट यहाँ पर ये हमने देख लिया कि किस तरीके से अभी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि जो हम क्या कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं उसको यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सो देखिए, दिस जजमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इफेक्टिव प्रोसेसेस टू सॉल्व अ मेजर हेल्थ सिस्टम प्रॉब्लम। रेट
standardization policies must be feasible, easily implementable, and follow established price discovery practices. Further efforts must build on previous and ongoing health financing reforms, address anticipated challenges, and ensure broader stakeholders participation. तो हम यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल एक साथ आकर काम कर सके, या फिर हम कुछ ऐसा कर दें फॉर एग्जांपल कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मतलब डॉक्टर्स हैं उनको इन्वाइट किया जा सकता है। तो हम इस तरीके के कुछ सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं जिसकी तरह से यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मतलब ये इतना ज़्यादा जो खर्चा आ रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसे हम कम कर सके, और लोगों को हम जो आपका देखिए लोगों का ये फंडामेंटल राइट है टू एक्सेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो हम क्या कर सकेंगे, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज हियर, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन सेट टू एक्सलरेट स्टडी। एक स्टडी हुई है किसके बारे में, IIM है ना, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे की बेस्ड एक हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा एक स्टडी हुई है और उन्होंने ये बताया फ्रॉम 1950 से लेकर 2020 तक में हम देखें तो जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर था इट वाज 1.2 डिग्री तक ये क्या हो चुका है, वार्मर हो चुका है। एंड 2000 मतलब 2100 तक आते आते जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.7 डिग्री से लेकर 3.8 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच जाएगा। अब इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब आप सभी को पता है कि सब अभी तक हमारे पास केसेस इंडिया में जो साइक्लोन्स आते थे वो कहाँ आते थे, बे ऑफ बंगाल। अगर हम देखिए इस तरीके से हम बात करते हैं इसको लाइक दिस कि ये दिस इज इंडिया, ओके ओके, यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन और ये है बे ऑफ बंगाल। अभी तक हमें केसेस देखने को मिलते थे कहाँ, बे ऑफ बंगाल रीजन में, कि इस रीजन में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। अब आपने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि इंडियन ओशन में भी फ्रिक्वेंट हमें साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है, साइक्लोन के फॉर्म होने की एक कंडीशन होती है, वी ऑल नो दैट अबाउट, कि जो मतलब कि एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, जो वाटर है वो 25 डिग्री से 27 डिग्री तक आपका वार्म होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज के तहत क्या होता है, आपका साइक्लोन्स आते हैं। ओके, इससे क्या होगा, जो कोस्टल रीजन में वहां पे कितनी जान मान की आपकी हानि होती है, कितना डिवास्टेशन होता है, आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए अगर इंडियन ओशन वार्म होता है इससे आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है वाटर जो है अपने आप को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करेगा तो मतलब ये जो कोस्टल रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन है आपका ये। तो यहाँ पर जो लोग हैं हमें इसको सेव करना है। अब इसे हम कैसे बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज यहाँ पर लगाएं, मैनग्रोव जो है उनको ग्रो करें, जिससे क्या हो सकता है जो हमारे कोस्टल रीजन है उनको सेव कर सकें। तो ये हमने अभी इंडिया की बात की। ओके, लेकिन जो आइलैंड नेशंस ही हैं, मतलब वो ऐसे नेशन जो पानी के बीचों बीच है, पूरे आइलैंड नेशन है, तो उनका क्या होगा, उन्हें भी तो इतने सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होता मतलब कि सी लेवल का राइज होगा, सी लेवल का राइज होगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करते जाइए, थर्मल एक्सपेंशन हुआ, सी लेवल आपका राइज हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम इसे कर देते हैं, सी लेवल यहाँ पर राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं वो यहाँ पर सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबमर्ज होना मतलब वो पानी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो पानी के अंदर चला गया तो उसका तो कोई नहीं इशू नहीं रहा, मतलब कि कोई यूज ही नहीं रहा। सेकंड हम ऐसे बात करते हैं, ये हो गया कोस्टल सबमर्ज हो गया। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो इससे जो कोरल रीफ्स हैं वो पूरी तरीके से, कोरल ब्लीचिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो कोरल्स के लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए। ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा जो वाटर है वो वार्म नहीं होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी। कोरल ब्लीचिंग आप लोगों ने कोरल्स तो यहाँ पे देखे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा कोरल्स के बारे में, अभी हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो कोरल ब्लीचिंग होगी। उसके बाद सेकेंड इसमें जो न्यूट्रिशन का यहाँ पर आपका जो सब होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और ये सारी चीज़ें, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो फिश वगैरह, इन सब के लिए अब देखिए कोई भी आपकी जो स्पीशीज़ है उसको एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती, क्लाइमेट कंडीशन चाहिए होती, जब वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं। अगर आपके ऊपर ही कोई बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दे तो आपको कैसा फील होगा,
बहुत गंदा फील होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आप बाहर जाना पसंद नहीं करते, तो आप मैराइन जो इकोसिस्टम है उसके बारे में सोचिए कि अगर वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वाटर है वो वार्म हो रहा है, तो उनके ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल अब यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा कोरल रीफ्स के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो कोरल रीफ्स आर एलिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स लोकेटेड अबव द सी एंड ओशनिक बेड ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड मिड ओशनिक रीजेस। तो ये मेनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा डीप में नहीं पाए जाते, 200 मीटर तक की रेंज में आपके पाए जाते हैं। सो दीज ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ शेल्फ्स एंड ridges through the combined process that includes sedimentation, compactation, cementation, and solidification of the skeleton of coral polyps। तो कोरल रीफ्स मैसिव अंडरसी स्ट्रक्चर है आपके, इसमें एक्सोइक स्केलेटन होते हैं और एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिसे हम कोरल्स कहते हैं, और इसके कारण इसका नाम कोरल रीफ पड़ जाता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे जब आप मरीन ड्राइव के लिए जाते हैं, यहाँ पर डाइव के लिए। सो वहाँ पर वो कलरफुल जो बहुत सारे फिशेस होती हैं और कलरफुल छोटे छोटे प्लांट्स और ये सारी चीज़ें, तो वो आपके कोरल रीफ्स होते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे जो कोरल रीफ्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए, कोरल दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रीफ इज कॉल्ड हर्मेटाइट हार्ड कोरल्स। द हार्ड कोरल एक्सट्रैक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट from sea water to build a robust exoskeleton to shield their fragile sac like bodies। तो इसमें क्या होता है, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक बॉडी अपने चारों तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसके तहत वो क्या कर सके, उनका जो अंदर का जो फ्रेजाइल पार्ट है, सॉफ्ट कोरल है, उसको वो सेव कर सके। ओके, सो इसके देखिए, शैलो वाटर रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फोटोसिंथेटिक एल्गी कॉल्ड जूजेंथली। इनका जूजेंथली के साथ क्या होता है, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो इनके टिश्यूज में यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, इनका ये कलरफुल आपका फॉर्म सामने इमर्ज होकर आता है। ओके, सो आई होप अब आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। Thank you so much for discussion।